डिपार्टमेंटल एग्जाम पोस्ट ऑफिस में आपका बहुत बहुत अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक इंट्रोडक्शन का पेज जिसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट था कि किस तरह हम इसको याद कर सकते हैं। आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाते हुए, एग्जाम की तारीख नजदीक आते हुए, सिलेबस को कवर करते हुए। तो आज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के दो महत्वपूर्ण चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया वैसा है, एक बार रिवीजन करते हुए आपको बता दूं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए याद रखने के लिए हम कहेंगे से नो टू करप्शन। नो टू करप्शन यानी कि नो नंबर, नो मींस नो नंबर। तो नो नंबर के लिए हमने क्या किया, इट इज द 49th एक्ट 9 आ गया ऑफ 1988। 9 सितंबर 1988 हुआ, 9 दोबारा से आ गया। हाँ, एक पेपर में क्वेश्चन आता है कि रिपब्लिकन इंडिया का कौन सा एक्ट था, कि यानी कि जब हमारा भारत देश रिपब्लिक बना यानी कि 1950 में 26 जनवरी में हुआ, तो ये कौन सा एक्ट था। इसको याद करने के लिए हमेशा आप क्या करोगे कि जो भी ये एक्ट का है, जैसे 1988 है उसको 1950 से माइनस करोगे, जो आएगा उसमें एक प्लस कर देंगे, यानी कि 39 था। इसको और याद रखने, दिस इज अ मेन लर्न करने का तरीका है, क्योंकि ये बाकी एक्ट्स में भी आपको काम आएगा, लेकिन क्योंकि इसका जो रूल नंबर है या जो हम मैजिकल नंबर है वो 9 है, इसलिए 39 है। पेपर में कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करेंगे। पेपर में आपको ऑप्शंस आएंगे 39, 29, 49 एंड 69, दैट्स इट। ठीक है, तो पेपर में आपको ये चार ऑप्शन आ सकते हैं, 29, 39, 49 एंड 69। पेपर में आपसे पूछेगा कि ये रिपब्लिक इंडिया का कौन सा एक्ट था, तो आपका आंसर होगा 39। अगर आपसे पूछेगा 1988 का कौन सा ये एक्ट था, तो आंसर होगा 49। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। हाउ यू लर्न दिस इज अप टू यू। ठीक है, फॉर नो, दिस इज लर्न करने का तरीका है कि फॉर नो करप्शन, फॉर नो करप्शन, तो 49 है। और 39 को इलेवन करने के लिए दिस इज फॉर नो करप्शन। 39 को रन करने का जो वे है वो आपको पता है, 1950 में से 1988 माइनस करके +1। तो इसने कौन कौन से एक्ट को रिप्लेस किया है, इसका 1947 में था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जब देश आजाद हुआ तब था। उसके बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट बना 1952 को, फिर एंटी करप्शन लॉज बना 1964 को। इतने सारे एक्ट्स को रिप्लेस करके एक ही एक्ट में मर्ज कर दिया गया 1988 में, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन एक्ट 1988। क्या इसमें अमेंडमेंट हुई? यस, इसमें 3 बार अमेंडमेंट हुई। 2008, क्योंकि 1988 था, 8 में ही दोबारा से है। देखिए 1988 के बाद 2008 में हुई, उसके बाद प्लस 5 साल 2013 में अपडेट हुए, फिर 2018 में, फिर 5 साल प्लस करोगे तो 2018 में हो जाएगी लास्ट अमेंडमेंट। इसको रन करने का मैंने आपको ये बताया था कि इसको रन करने का वे है कि लास्ट डेट क्या है, 6, 7 एंड 8, बेसिकली 26 जुलाई 2018। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें थी, अनड्यू एडवांटेज की डेफिनेशन और है सेक्शन 18A फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, चैप्टर 4A ऐड हुआ था। तो बेसिकली अगर हम लर्न करें 4A, तो A का मतलब क्या है कि बाद में ऐड हुआ है। इस तरह A यहाँ पर सेक्शन A बाद में ऐड हुआ है। एक बार फिर समझाता हूं कि करप्शन एक्ट आया क्यों। करप्शन एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। क्रिमिनल एक्टिविटी को सारी चीजें सीआरपीसी ही देखती है, लेकिन क्योंकि करप्शन एक बहुत ही ग्रेव प्रॉब्लम है, इसलिए करप्शन को डील करने के लिए सीआरपीसी के अलावा एक स्पेशल एक्ट बनाया गया, पीसी एक्ट, जिसमें एक स्पेशल जजेस आए और स्पेशल ऑफेंसेस को एडिशनली, मतलब क्रिमिनल सीआरपीसी के अलावा एडिशनल ऑफेंसेस भी इंट्रोड्यूस किए गए। तो बेसिकली इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट आई हैं, एक है स्पेशल जज और दूसरा है स्पेशल ऑफेंसेस, जो कि पेपर में यही आता है। जनरली पेपर में क्वेश्चन इंट्रो और स्पेशल ऑफेंसेस में से ही आते हैं, बट फिर भी बाकी चीजें भी याद रखनी पड़ेगी। तो इसमें कितने चैप्टर हैं? 5। पहले कितने थे? 4, क्योंकि 2018 में एक चैप्टर ऐड हुआ 4th A। तो पहला चैप्टर है चैप्टर 1, फिर है चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। ठीक है, तो ये टोटल 5 चैप्टर है। और अगर आप कहोगे तो सॉरी मैंने पहले 4 बोल दिया, तो ये 6 चैप्टर्स हो गए एक तरह से टोटल। वैसे 5 चैप्टर्स है नंबर वाइज, न्यूमेरिकल वाइज, लेकिन अगर आप काउंट करोगे तो 6 है, क्योंकि एक चैप्टर जो 6A 18 है ये बाद में 2018 में ऐड हुआ है। चैप्टर 1 में है एसई, यानी कि कहां एप्लीकेबल है। चैप्टर एज यूजुअल सेक्शन 2 हमेशा ही डेफिनेशन का होता है, इसमें 4 डेफिनेशन है, इलेक्शन, पब्लिक ड्यूटी, पब्लिक सर्वेंट एंड अनड्यू एडवांटेज। पेपर में एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा कि डेफिनेशंस में से। इसको लर्न करने का एक बेसिक वे है अप्पू। इसको लर्न करने का है अप्पू। जब भी आपको मैंने जब इंट्रोडक्शन में पार्ट लर्न करवाया था, एक पब्लिक सर्वेंट होता है जो पैसे लेता है। एक बार मैं ऊपर जाके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये हमने आपको करवाया था पब्लिक सर्वेंट। तो जब आपने इस स्टार्ट को याद रखना है तो याद रखिए पब्लिक सर्वेंट का नाम है अप्पू, APPU। अप्पू मीन्स है इलेक्शन, देन है पब्लिक ड्यूटी, देन है पब्लिक सर्वेंट, एंड यू मीन्स है अनड्यू एडवांटेज। तो दिस इज हाउ यू लर्न ऑल द डेफिनेशंस। वापिस आएंगे सेक्शन 2, 4 डेफिनेशंस। फिर है सेक्शन 2, मैंने आपको बताया था कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है पीसीए में। पहला है कि जजेस, स्पेशल जजेस, और तीसरा है स्पेशल ऑफेंसेस। तो देखिए चैप्टर 2 को इसमें डाल दिया स्पेशल जजेस को, और स्पेशल ऑफेंसेस को चैप्टर 3 में डाल दिया। दिस इज हाउ यू लर्न। चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी तो सभी को याद रहता है, जिसमें दो चीजें होती है, डेफिनेशन और उसकी एप्लीकेबिलिटी, और दूसरा सेक्शन है स्पेशल जजेस, और तीसरा चैप्टर है सॉरी ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। तो चैप्टर 1 के अंदर 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 एंड 2। चैप्टर 2 के अंदर स्पेशल जजेस में 4 हैं, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। चैप्टर 3 ऑफेंसेस एंड पेनल्टी अगले वीडियो में कवर करेंगे, साथ ही इन्वेस्टिगेशन के। तो सबसे पहले 2 चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, जिसमें सेक्शन 1 एंड 2 आते हैं और 3, 4, 5, 6 कवर है। सेक्शन 1 एंड 2, सेक्शन 1 है प्रीलिमिनरी, कहां एप्लीकेबल है, ये सारे पब्लिक सर्वेंट्स पे एप्लीकेबल है, चाहे वो इंडिया के अंदर है चाहे वो बाहर है। मान लीजिए एक पब्लिक सर्वेंट है, डिप्लोमेट है, उसको बाहर लगाया गया है और वो करप्शन कर रहा है। जैसे कि डिप्लोमेट पाकिस्तान में है वो पब्लिक सर्वेंट, लेकिन वहां से करप्शन कर रहा है, क्या उस पर एप्लीकेबल होगा? यस एप्लीकेबल होगा, चाहे वो इंडिया के बाहर कर रहा है उस पर भी एप्लीकेबल होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में आ सकता है इसमें क्वेश्चन कि पब्लिक जो पीसी एक्ट है वो पब्लिक सर्वेंट किस पे एप्लीकेबल होता है, विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, नाइदर ऑफ द 1 2, बोथ 1 एंड 2। तो आंसर विल बी बोथ 1 एंड 2। तो डेफिनेशंस में मैंने आपको लर्न करने का बेसिक वे लर्न किया था, इसको डेफिनेशन को लर्न करने का वे है EPPU, अप्पू, दैट इज सेक्शन 2
ए मीन्स है इलेक्शन। इलेक्शन हर तरह की इलेक्शन होगी, तो सबसे बड़ी इलेक्शन होती है पार्लियामेंट, उसके बाद स्टेट लेवल में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकल अथॉरिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह वो है। तो पब्लिक ड्यूटी क्या होती है? पब्लिक ड्यूटी होती है वो ड्यूटी जो पब्लिक के लिए की गई है, वो ड्यूटी जो पब्लिक के लिए की गई है। पब्लिक यानी कि ड्यूटी फॉर द स्टेट, पब्लिक और कम्युनिटी। अब पेपर में आता है कि स्टेट क्या है? स्टेट, तो स्टेट में कहते हैं कि स्टेट का मतलब है कि कॉर्पोरेशन अंडर दिस एक्ट और सेंट्रल, कोई भी स्टेट के अंडर कोई भी अगर कोई कॉर्पोरेशन यानी कि कोई भी कंपनी है, अगर गवर्नमेंट की कंपनी लाइक आईपीपीबी है, तो वो भी पब्लिक ड्यूटी का ही पार्ट है, उसको हम बाहर से नहीं गिनेंगे। तो कॉर्पोरेशन अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और इसी तरह अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट लाइक से पंजाब गवर्नमेंट या हरियाणा गवर्नमेंट ने अपनी कोई कंपनी बना रखी है, वो भी जो इंप्लॉइज हैं वो पब्लिक ड्यूटी ही कर रहे हैं वहां की। इसके अलावा है अथॉरिटी एडेड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। ये तो है कि गवर्नमेंट की है, एक है कि उनके द्वारा एडेड है, उनको पैसा देता है या उनको कंट्रोल की जाती है, तीसरा गवर्नमेंट कंपनी। तो एग्जांपल है कि यहाँ पर कोई भी ड्यूटी जो पब्लिक के लिए की है या स्टेट के लिए की है, वो यहाँ पर पब्लिक ड्यूटी का ही पार्ट है। तीसरा है पब्लिक सर्वेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 2C। देखिए बहुत सारे पेपर में एक्ट आएंगे, एक आएगा पीसीए एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसके अलावा और भी एक्ट आएंगे सीपीसी या सीआरपीसी। तो हर एक में पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन है, तो उसको कैसे लर्न करना है वो आपको हम आगे वीडियोस जो हैं उसमें बताएंगे। बेसिकली इसको लर्न करने का आपको ये पता है अपू, EPPU, ठीक है। तो बेसिकली पहले इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद एक पब्लिक ड्यूटी बनेगी, फिर लोग रखे जाएंगे। पहले पब्लिक ड्यूटी डिसाइड होती है कि क्या ड्यूटी करनी है, फिर उसमें एक बंदा रखता है पब्लिक सर्वेंट, फिर वो करप्शन करेगा, उसको अंडर एडवांटेज। अगर आप देखोगे ये चारों के चारों जो है वो सीरियल ऑर्डर में ही है। लाइक पहले सरकार बनी, सरकार ने एक पब्लिक ड्यूटी को बनाया, उस पर बंदा रखा, फिर बंदे ने करप्शन की, जिसको हम अंडर एडवांटेज कह रहे हैं। अंडर एडवांटेज होता है एक्स्ट्रा एडवांटेज अदर देन सैलरी, ठीक है। तो पब्लिक सर्वेंट बहुत ज्यादा आएगा। कोई भी जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बॉडी से पैसे मिल रहे हो वो पब्लिक सर्वेंट है। कोई भी बंदा जिसको गवर्नमेंट से तो पैसे मिल रहे हैं या गवर्नमेंट बॉडी से पैसे मिल रहे हैं, और गवर्नमेंट बॉडी जैसे बोर्ड्स में से आती है, जजेस हैं, कंपनी में से लिक्विडेटर अंडरराइटर्स हैं, पंचायत है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, सीएजी है, इलेक्शन ऑफिसर है, यूपीएससी है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है। आपके एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन भी आएगा, अब कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज बहुत सारी हैं, वो सारी की सारी ही क्या है? पब्लिक सर्वेंट है। पर इसमें क्या नहीं आएगा? कॉन्ट्रैक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कॉन्ट्रैक्टर्स क्या नहीं है, हमने अगर सरकार ने उस बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया काम करने का, सड़क बनाने का, देखिए जिस बंदे ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गवर्नमेंट के बिहाफ पे, पब्लिक सर्वेंट होगा जो साइन करेगा, चाहे वो डीसी है या कुछ है, दैट इज पब्लिक सर्वेंट। और जिस कंपनी को दिया है क्योंकि वो पब्लिक के लिए काम कर रही है, दैट इज कॉन्ट्रैक्टर, दैट इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। डीसी ऑफिस का जो बंदा जिसके साइन हुए कॉन्ट्रैक्ट में ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज अ पब्लिक सर्वेंट। और जो दूसरी पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्टर है, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। मतलब वो किसी से कोई पैसा ले रही है तो वो पीसी एक्ट के अंडर नहीं आएगा। उसका अगर कुछ वो लेती है गलत तरीके से पैसा, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स कंडीशन है उस हिसाब से डील किया जाएगा। बट डज नॉट मैटर। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक सर्वेंट ने गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, नहीं। मान लीजिए अगर एक बंदा है जो पब्लिक सर्वेंट है, उसने एक एक्स्ट्रा बंदा रख लिया गवर्नमेंट की अप्रूवल पे, गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं किया, उसने कहा कि तुम रख लो, और वो पब्लिक के लिए सर्व कर रहा है, तो वो भी हम ये मानेंगे पब्लिक सर्वेंट है। कोरोना काल में कुछ लोगों को वॉलंटियरली सरकार ने रखा था, तो वो भी एक तरह से पब्लिक सर्वेंट ही थे। डिपेंड है, व्हाट मैटर्स कि वो पब्लिक ड्यूटी कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने पॉइंट किया नहीं कि ये मैटर नहीं करता, पर वो पब्लिक ड्यूटी कर रहे हैं इसलिए वो पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट क्या है? बेसिकली अगर मैं कहूं, पब्लिक सर्वेंट वो है जो पब्लिक के लिए ड्यूटी कर रहा है, जो हमने ऊपर पढ़ा, दैट इज कॉल्ड पब्लिक सर्वेंट। अगर पब्लिक के लिए ड्यूटी नहीं कर रहा तो वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, लाइक कॉन्ट्रैक्टर है, वो पब्लिक के लिए ड्यूटी नहीं कर रहा, वो गवर्नमेंट के लिए ड्यूटी कर रहा था, ठीक है। तो अब है अनड्यू एडवांटेज, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रेमुनरेशन। जो उसको लीगली मिलनी चाहिए थी सैलरी लाइक, उसके अलावा कुछ उसको मिल रहा है ग्रेटिफिकेशन, तो उसको भी अनड्यू एडवांटेज कहेंगे। ये पैसा भी हो सकता है या कोई और काम। मान लीजिए किसी सरकारी बंदे को काम करने के लिए कह दिया कि मेरा काम कर दे, उसने गलत तरीके से काम करवा दिया, लेकिन उससे पैसे नहीं लिए, उसके बदले में उसको सिलेंडर दे गया या कोई गिफ्ट दे गया, दैट इज ऑल्सो करप्शन, दैट इज कॉल्ड अनड्यू एडवांटेज। एनीथिंग ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रेमुनरेशन, इसके लिए जो सजा है वो 3 से 7 साल की है, और सेक्शन 7 ही इसको कवर करता है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी आप कोई करप्शन करोगे ना, ध्यान रखो, आपको शनि की 7.5 हो जाएगी, ऐसे लर्न कर लो। तो 7 मतलब 7 साल की सजा बहुत इंपॉर्टेंट है। करप्शन एक्ट में मैक्सिमम 7 साल की सजा बहुत क्रूशियल सजा, जनरल सजा दी जाती है, ठीक है। तो अनड्यू एडवांटेज सेक्शन 7 में ही आएगा, और सजा भी इसकी 3 से 7 साल तक की है। अगला है कि हमने पढ़ा था कि हमारे मेन पीसी एक्ट में 2 ही चीजें हैं, एक है अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस और दूसरा है स्पेशल ऑफेंसेस। तो स्पेशल जजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है कि पावर टू अपॉइंट स्पेशल, पहले स्पेशल जजेस को अपॉइंट कौन करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपॉइंट कर सकती है फॉर ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट, ठीक है। आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अगर पंजाब लेवल पे है, हरियाणा लेवल पे है, केरला लेवल पे है, तो स्टेट गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर अपॉइंट कर देगी। इसके लिए अपॉइंट करेगी कोई भी ऑफेंस अगर इस अंडर एक्ट होता है, बेसिकली करप्शन लेता है या उसकी अटेम्प्ट करता है। स्पेशल जजेस कौन होते हैं? मैंने पहले भी पढ़ाया था, ये सिविल जजेस नहीं होते, वही जजेस हैं सीआरपीसी में होते हैं, जिनको हम सेशन जजेस कहते हैं, एडिशनल जजेस कहते हैं, या असिस्टेंट जजेस। इनके एडिशनल सेशन जजेस, असिस्टेंट सेशन जजेस, बेसिकली दीज आर सेशन जजेस। तो आपको पता है कि सीआरपीसी में स्पेशल जजेस हैं, एसजे मतलब स्पेशल जजेस, और एसजे ही मतलब है सेशन, सी एस मतलब स्पेशल एंड एस मतलब सेशन, बोथ आर सेम। नाउ स्पेशल जजेस को अपॉइंट कौन करेगा? हम समझ गए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और वो होते कौन है? सीआरपीसी वाले। दूसरा है स्पेशल जजेस का ट्रायल। जैसे कोई बंदा पकड़ा जाता है करप्शन लिखता हुआ, तो वो उसका जो ट्रायल होगा, उससे पूछताछ होगी, वो सिर्फ स्पेशल जजेस ही करेंगे। ये नहीं है कि किसी भी कोर्ट में चल जाएगा सीआरपीएस। आपको बताया था पीसी एक्ट में स्पेशल कोर्ट बना है जो स्पेशल जजेस का लिए है, ठीक है। उनका सेम ट्रायल कैसा रहता है जो सीआरपीसी में है? सारा कुछ मैंने आपको बताया, सीआरपीसी की कॉपी, लेकिन वो एक्स्ट्रा निकाला गया वहां से। तो स्पेशल जज का जो ट्रायल होगा वो वैसा ही प्रोसीजर होगा जैसा सीआरपीसी में लिखा हुआ है। जो एरिया ऑफ ऑफेंस है वो डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा स्पेशल जज लगता है। अगर आपका 2 लगते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मान लीजिए आपका जम्मू कश्मीर में ऑफेंस किया है आपने, तो आपका स्पेशल जज जो है जम्मू कश्मीर वाला ही होगा, जहां
ऑफेंस हुआ है, एरिया ऑफ ऑफेंस मैटर करता है। मान लीजिए आपका ने जो ऑफेंस किया है वो 2 में फॉल कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपको पंजाब में करवाना है या जम्मू कश्मीर में करवाना है, ठीक है। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पीसी एक्ट में इन्होंने कहा है कि हर केस को जल्दी जल्दी खत्म करना है, लटकाना नहीं है। अगर लटकाया हुआ तभी एक्ट क्यों बना, ताकि जल्दी जल्दी करप्शन केस खत्म हो, जल्दी जल्दी डील हो। इसलिए उन्होंने एक टाइम लिमिट दी है कि 2 साल के अंदर ट्रायल पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर फिर भी ज्यादा ग्रेव है आप 6 महीने की एक्सटेंशन ले सकते हो, लेकिन कितनी बार, सिर्फ 4 बार, यानी कि 4 बार अगर देखा जाए तो 2 साल और बढ़ जाएंगे, तो मैक्सिमम 4। इसके लिए भी आपको रिकॉर्ड करना है रीजन, तब जाके मिलेगा, अदरवाइज 2 साल ही है। मतलब आइदर 2 तो है ही है, प्लस आप 2 ईयर्स और ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, ये एडिशनल 2 ईयर्स ये आप ले सकते हो 6 मंथ पे, यानी कि 6 मंथ की एक्सटेंशन को 4 बार मैक्सिमम आप बढ़ा सकते हो, तो डबल टाइम आप ले सकते हो। 2 + 2 है। अब है पावर एंड प्रोसीजर ऑफ स्पेशल जजेस। स्पेशल जजेस की पावर क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया, सारा कुछ सीआरपीसी वाला है, तो सीआरपीसी वाली जो लिखी है वही पावर है। सेम लाइक वो वारंट भी इशू कर सकता है ऑफ मैजिस्ट्रेट। इसके अलावा है कि वो किसी भी बंदे को माफ भी कर सकता है कि अगर वो उसको सच्चाई बताता है, फुल डिस्क्लोजर। मान लीजिए 2-3 बंदे फंसे हैं, मान लीजिए कि पोस्ट ऑफिस में ही ऐसा केस हुआ है जिसमें अब एमटीएस को भी बुलाया गया, उसकी गवाही दी, तो वो भी फंसा हुआ है, तो उसको कह सकते हैं कि हम तुझे छोड़ देंगे अगर तू हमें सब सच्चाई बताएगा, तो दैट इज कॉल्ड, उसके पास ऐसे भी पावर्स हैं। इन ऑर्डर टू गेट द एविडेंस स्पेशल जज किसी को माफ भी कर सकता है। स्पेशल जज की पावर क्या है, वही डिस्ट्रिक्ट जज वाली, सेशन जज वाली। स्पेशल जज का कोर्ट क्या रहेगा, वही कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन जज वाला, सीआरपीसी वाला सारा कुछ है। देखिए, पर्सन कंडक्टिंग ट्रायल इज कॉल्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उसके बाद है दिस इज सेक्शन, दिस फर्स्ट है सेक्शन 3, दैट इज स्पेशल जज होते कौन है, कौन अपॉइंट करता है। फिर उनका जब ट्रायल में बंदा आता है तो वो कैसे ट्रायल में डील होता है, कब तक करना है, फिर वो ट्रायल आता है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या करते हैं, तो वो आपको करवा दिया है। उसके बाद है पावर टू ट्रायल समरली। एक ये भी है कि स्पेशल जज अगर कोई एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट के अंडर कोई कॉन्ट्रावेंशन है तो स्पेशल जज समरी ट्रायल भी करा सकता है। ये तो हमने पढ़ा था कि उनका जो बेसिक ट्रायल होता है, लेकिन जो ये है सेक्शन 6 वाला, वो है ट्रायल समरी। ट्रायल समरी करवा सकता है। इसमें जो पनिशमेंट होती है वो मैक्सिमम 1 साल की होती है। जनरली मैंने आपको बताया था करप्शन की पनिशमेंट 7 ईयर्स होती है, 7.5, लेकिन जब समरी वाला ट्रायल है तो 1 साल की पनिशमेंट होती है। और इस केस में अपील, क्योंकि इतनी छोटी है तो अपील वाला कोई केस ही नहीं है, तो नो अपील केस। इफ अपील कब